औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने थर्ड ईयर साइकोलॉजी का पेपर देना है 20 जुलाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके पेपर में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं और आई एम श्योर कि आप इंशाल्लाह अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो और इनके आंसर्स उस तरीके से लिखते हो जैसे मैं आपको बताऊंगा और जैसे मेरी बुक में दिए गए हैं तो इंशाल्लाह आप 80% प्लस मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में साइकोलॉजी की डेफिनेशन वो बार बार पूछता है, इसलिए साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है। और मैं फिर बताता चलूँ कि हमारे 80% जो स्टूडेंट्स हैं जब हम वाइवा लेते हैं स्टूडेंट्स का बीएससी और ख़ासकर एमएससी तक भी लोगों को या बीएस प्रोग्राम्स में तो मेजॉरिटी को साइकोलॉजी के डेफिनेशन तक नहीं आती। ये हमारे बहुत बड़ा अलमिया है और एक क्वेश्चन मार्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये साइकोलॉजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है, आपने यही लिखनी है। अक्सर क्वेश्चंस में गलत लिखी होती है तो एक चीज़ आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है। साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी आपने उनको आ जाता है क्वेश्चन, तो ये इस तरह से आ जाएगा या फिर आ जाएगा आपकी कोई ब्रांच आपसे पूछ लेगा डेफिनेशन के साथ आपसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आईओ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये चार इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस हैं जो आपसे वो पूछ सकता है, एक पूछ सकता है, ये साथ दो भी पूछ सकता है। तो आपने दोनों में से दो, ये चारों जो है इसकी ब्रांचेस ब्रीफली कर लेनी है। इसके बाद जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं उनमें गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, ये चार आपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और साथ में आपने जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, वो एक आध दफ़ा पूछा गया है तो आपने उसको भी पढ़ लेना है। वैसे ये इतना बहुत है अगर आप इनमें से कोई से 2 या 3 भी तैयार कर लेते हैं तो। दूसरा चैप्टर आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च का। रिसर्च मेथड्स में दो जो इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स हैं उनमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड है और सर्वे रिसर्च मेथड है। ये दोनों आपने करने हैं। अगर कोई तीसरा करना चाहे तो उसके साथ वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जो है उसको प्रिपेयर कर सकता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड भी आप उसमें कर सकते हैं। तो 3 ये रिसर्च मेथड्स हैं बेसिकली और इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्जर्वेशनल और सर्वे रिसर्च मेथड है। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन साइकोलॉजी। इसमें याद रखिएगा कि 8 नंबर का एक हिस्सा होता है, 4 का एक होता है, 4 का एक होता है, 3 पोर्शंस होते हैं और ये कंपल्सरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है। इसमें डेफिनेशन होती है मीन, मीडियन, मोड, जो है फ्रीक्वेंसी कर्व, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और स्टैटिस्टिक्स की। यानी इसमें आपकी जो वस्तानिये की डेफिनेशन है, मरकजी रुझान की है, उसके बाद तकरारिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, मरकजी रुझान है, मयारी इन्हराफ है और शुमारियात की ये डेफिनेशंस हैं। मैं ये उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कुछ उर्दू के स्टूडेंट्स भी उनको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो साथ उर्दू के साथ इंग्लिश लिखी हुई है मेरी बुक में भी, जो उर्दू वाली है उसमें साथ इंग्लिश में भी लिखी हुई है ताकि उनको आसानी रहे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है साइकोलॉजी के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मेरी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 उसमें बाकायदा पहला क्वेश्चन ही है ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन बनाने या बार ग्राफ बनाने का तरीका आपको आ सकता है, वो 4 नंबर का आपका होगा। सिर्फ आपने उसमें पॉइंट्स में लिखना है कि आपने कैसे उसको बनाना है, बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ है। इसके अलावा फाइंड मीन, आपने ग्रुप डाटा होगा तो उसमें से सिर्फ आपको मीन फाइंड आउट करना होगा। मीडियन और मोड नहीं आता इसलिए उस पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मीन को फाइंड आउट करना है उनमें से, और अगर अनग्रुप डाटा होगा तो फिर आपसे वो कोई भी पूछ सकता है, वो 4 नंबर का आएगा। अगर मीन का ग्रुप डाटा का आएगा तो फिर ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह से इसकी डिवीजन होगी। अगर मीन को फाइंड आउट करना होगा तो फिर उसके साथ दूसरे जो पार्ट हैं वो 4-4 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है आपका चौथा चैप्टर है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का आपने स्ट्रक्चर बताना है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या, साख्त क्या है उसकी।
और उसके बाद उसका फंक्शन आपने बयान करना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से, ये दो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड का है इस चैप्टर के अंदर, यानी जो आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वाला चैप्टर है उसमें से। इसके अलावा सेंसेशन एंड परसेप्शन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर बार बार आपसे पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर आपने करना है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद डेप्थ परसेप्शन है, डिस्टेंस परसेप्शन है, ये दो टाइप्स ऑफ परसेप्शन है, इनमें से आपने डेप्थ परसेप्शन और डिस्टेंस परसेप्शन करनी है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आएगी। उसके बाद फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉजेस है, यानी फॉरगेटिंग क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, ये है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेंसेशन और परसेप्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये सेंसेशन एंड परसेप्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है। मोटिवेशन के चैप्टर में इब्राहिम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, वो आपने करनी है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में फ़र्क आपने करना है। और इसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा जो बार बार पूछा जाता है एग्रेशन मोटिव है, ठीक है, उसके साथ आपने हंगर और पावर को भी करना है, यानी टाइप्स ऑफ मोटिव्स आपके आ जाएंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एग्रेशन मोटिव है, हंगर है और पावर है। ये मोटिवेशन का चैप्टर है। इमोशन के चैप्टर में से थ्योरीज ऑफ इमोशन आपकी, और उसमें जेम्स लैंग की थ्योरी ऑफ इमोशन है, या तीनों आप कर लें, जेम्स लैंग, कैनन बर्ड और शास्त्र सिंगर की तीन थ्योरीज हैं इमोशंस की। लेकिन जेम्स लैंग में से ज़्यादा तीनों भी पूछ लेता है, एक भी पूछ सकता है, उसके साथ आपकी कोई डेफिनेशन पूछ लेगा इमोशंस की वो। इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बात पूछ लेता है बाज़ दफ़ा, ये आपने तैयार करना है। लर्निंग वाले क्वेश्चन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लर्निंग की डेफिनेशन आपने याद करनी है। उसके अलावा आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, ये आपसे डिटेल में पूछ लेगा, या रीइंफोर्समेंट और टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट भी पूछ लेगा। इसके अलावा कॉग्निटिव जो हमारी लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग भी आपसे पूछ लेगा, तो ये आपने इसमें से कर लेनी है। इसके बाद मेमोरी है, मेमोरी में मेमोरी की डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने वैसे सारी कर लेनी है। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें नेमोनिक्स वगैरह का जो मॉडल मैंने दिया गया उसमें पेपर में दिया है। और एक आपने मेमोरी के जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ मेमोरी, ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है। थिंकिंग में से टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। टाइप ऑफ थिंकिंग वैसे तीन कोई भी कर, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, आर्टिस्टिक थिंकिंग, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटेलिजेंस वाला आपका चैप्टर है। इंटेलिजेंस वाले में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो कैटल की थ्योरी है, ठीक है। कैटल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वैसे आपने साथ में स्पीयरमैन की, गार्डनर की और गिलफोर्ड की भी पढ़ लेनी है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अक्सर जो पूछ रहा है, डिफाइन इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय कैटल। तो स्पीयरमैन की छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है। और पर्सनैलिटी की जो चैप्टर है पर्सनैलिटी वाला, उसमें आपने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन याद करनी है और पर्सनैलिटी टेस्ट आपने याद करने हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपने, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव दोनों, दो दो तीन तीन टेस्ट आप मैक्सिमम कर लें। जैसे कि प्रोजेक्टिव में आपका टीटी, रोशा और एचटीपी है, तीनों को ब्रीफली अपने एक पैराग्राफ में, अगर वो दोनों आपसे पूछता है यानी राइट और नोट और पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर आपने दो दो लाइनों में सबको डिफाइन कर देना कि सबसे पहले बताना है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, उनके आगे उनकी टाइप्स लिखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपसे डिटेल वो पूछता है अलहदा से, तो फिर आपने प्रोजेक्टिव को डिफाइन करना है, फिर उसके साथ आपने थोड़ा एक एक पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा सा, जैसे टीएटी को आपने उसकी समरी एक बयान कर दें थोड़ी सी, उसके बाद रोशा की कर दें और एचटीपी की कर दें, इस तरह से आपने इनको कवर करना है। और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आपने फ्राइड की और यंग की सिर्फ दो थ्योरीज करनी है, ये आपकी साइको एनालिसिस में भी हो जाएगी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में देखिए डिटेल में आपने नहीं लिखना। साइको एनालिसिस में तो हम जो है ज़्यादातर जो है उसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं ड्रीम एनालिसिस के हवाले से बात करते हैं, या इंटरफेरेंस के हवाले से बात करते हैं, या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के हवाले से बात करते हैं।
लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है थेरी, इसमें आपने सिर्फ ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में बयान करना है, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है इसको आपने थोड़ी सी बयान कर देना है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये पर्सनैलिटी की बेसिकली है, जिसमें ऑरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल के बारे में आपने ब्रीफली एक एक लाइन में, दो लाइन में मैक्सिमम आपने इनको बयान करना है, और ईड ईगो सुपर ईगो को आपने बयान कर देता तो पूरे नंबर आपको इसमें मिल सकते हैं। इसी तरह यौन की थ्योरी है पर्सनैलिटी की, उसको आपने बयान कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि थर्ड ईयर के पेपर में आपके लिए हैं, और इंशाल्लाह 100% आपको जो पेपर है आपका वो इन्हीं में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से। तो इनको आपने ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद किसी भी क्यूरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए।